स्टूडेंट्स, आज के ज्योग्राफी के क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे और आज का जो हम लोग का क्लास संदर्भित होगा, जुड़ा हुआ होगा, वो जल परिवहन से, वाटरवेज से। जहां तक जल परिवहन या वाटरवेज का प्रश्न है, तो ऐतिहासिक रूप से यदि हम लोग देखें तो ये ऐसा साधन है जो प्राचीन काल से ही लोगों के द्वारा प्रयुक्त होता रहा है। लोग नदी घाटी योजनाओं में बसा करते थे और नदियों के माध्यम से ही एक स्थान पे दूसरे स्थान पे यातायात के माध्यम से अपना व्यापार या आवागमन किया करते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखते हैं तो जल मार्ग ही एक सभ्यता से दूसरे सभ्यता के बीच आदान प्रदान का माध्यम रहा। जैसे हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यता में हम लोग देखें तो मगध का वर्णन मिलता है और भारतीय सामान मगध होते हुए जो है वो मेसोपोटामिया को जाया जाता था और उसका तादाद पे इसका समीकरण हम लोग आजकल ओमान और बहरीन द्वीप से लगाते हैं। इसका उस समय के अभिलेखों में जो मेसोपोटामियन अभिलेख है उसमें वर्णन मिलता है। उसके बाद फिर समय और आगे बढ़ा तो यातायात के अंतर्राष्ट्रीय साधन जल मार्ग ही रहे। साथ ही साथ नदियों के माध्यम से स्थानीय आधार पे सामान जो है वो द्रुत गति से पहुंचाया जाता था। यहां तक कि मिडाइवल पीरियड में भी यही रहा। सड़क और वायु मार्ग बहुत बाद के कालों में लोकप्रिय हुए। सड़क मार्ग और वायु मार्ग ये आधुनिकता की देन है। हालांकि प्राचीन काल में भी सड़क हुआ करते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सड़कें आज की सड़कों के समान कच्चे होते थे। आज का जो कंक्रीट या पिच वाली सड़क हम लोग देखते हैं ये आधुनिक काल की देन है। तो ऐसी परिस्थिति में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को समझने की आवश्यकता है। जो प्राचीन या मध्यकाल था उसमें यातायात के सबसे मजबूत साधन जल मार्ग थे और जो आधुनिक काल आया उस आधुनिक काल में सबसे मजबूत जो साधन बने वो साधन जो थे वो सड़क मार्ग, वायु मार्ग ये सब रहे और जल मार्ग का महत्व प्राचीन काल के तुलना में घट गया। लेकिन जल मार्ग का महत्व एक मामले में आधुनिक काल में बना हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आधुनिक काल में जल मार्ग का ही पूरा का पूरा वर्चस्व है। राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार हो रहे हैं देश के अंदर, खास तौर से हमारे देश में, उसमें इसकी भूमिका काफी ही कम हो गई है और वो घट कर करके मात्र 1% हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्देशीय कह लीजिए जो यातायात के साधन हैं उसमें जल मार्ग का मात्र 1% योगदान है। लेकिन आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत का व्यापार, सामान का आना या जाना होता है उसमें 98% योगदान जो है वो जल मार्ग का है। 2% योगदान जो है वो वायु मार्ग का है। तो इस तरीके से जल मार्ग की जो भूमिका प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक है वो एक विषय के रूप में अपने मस्तिष्क में रखिए। और वो विषय क्या है कि प्राचीन काल में देशीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर जल मार्ग काफी महत्वपूर्ण था। वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्तर पर जल मार्ग महत्वपूर्ण नहीं रहा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जल मार्ग की महत्ता आज भी बनी हुई है। तो ये एक कंसेप्ट की बात थी जल मार्ग के संबंध में जो मैंने आपको बताया। अब अन्य विषयों के समान जो पूर्व में मार्गों के या यातायात के साधनों के रूप में हम लोगों ने देखा था कि ये एक डेटा बेस्ड स्टडी है, तो जल मार्ग भी उसका अपवाद नहीं है। जल मार्ग में भी आपको डेटा ही याद करना होगा। तो इसमें रिपीट करते हुए हम लोग चलेंगे ताकि आपको याद होता हुआ चले। सबसे पहली बात कि जल परिवहन के जो वाटरवेज हैं उसके दो स्रोत हैं। एक स्रोत एक देश और दूसरे देश के बीच में जो जल मार्ग से व्यापार होगा या आवागमन होगा उसको इंटरनेशनल वाटरवेज
यह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में जाना जाता है। और दूसरा, एक देश के अंदर ही जो यातायात या आवागमन होगा उसको हम लोग आंतरिक या इनलैंड वाटरवेज के नाम से जानते हैं। अब आज के कंटेक्स्ट में अगर इसका कंट्रीब्यूशन हम देखें कि यातायात में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो हमारे देश में, चूंकि अपने देश के बारे में हम पढ़ रहे हैं 100%, तो उसमें आंतरिक जलमार्ग मात्र 1% योगदान यातायात में कर रहा है। कितना? 1%। और इंटरनेशनल लेवल में दो डेटा हम लोग के पास है। एक मात्रात्मक यानी वस्तु के आधार पर कितना वस्तु ले जाया जा रहा है, तो वस्तु के आधार पर 98% वस्तुएं जो है वो इंटरनेशनल वाटरवेज के माध्यम से आ जा रही हैं। और अगर मूल्य के हिसाब से देखें तो 68% वस्तुएं मूल्य के हिसाब से आ जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए कि यहाँ 2% वायु मार्ग हो जाएगा मात्रात्मक हिसाब से, तो ये 2% जो चीज है तो वायु मार्ग में भाड़े ज्यादा लगते हैं, तो ये 2% में भाड़ा ही इतना लगा कि उसका मूल्य जो है 68 में को माइनस कीजिए 100 में, तो कितना हो जाएगा? उधर हो गया 32%। यानी मात्रा के हिसाब से वायु मार्ग जो है वो 2% है, लेकिन मूल्य के हिसाब से वायु मार्ग कितना? 32%। रोडवेज इंटरनेशनल वैसा नहीं है, कुछ कुछ देशों में है, खासतौर से यूरोपीय देशों में अलग बात है, लेकिन अधिकांशतः आप मान के चलिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है वो या तो वाटरवेज से होता है या एयरवेज से होता है। खासतौर से हमारे देश का जहां तक बात है तो रोडवेज का अगर कनेक्टिविटी आप देखिए तो पाकिस्तान के साथ है, वो भी एक सीमा तक है, वहीं तक जाती है। बांग्लादेश के साथ है, वो भी एक सीमा तक है, बहुत ज्यादा नहीं है। फिर नेपाल के साथ है, तो उससे बहुत ज्यादा आवागमन नहीं हो रहा है। अधिकांश आवागमन जो हमारा इंटरनेशनल हो रहा है या तो वाटरवेज से हो रहा है या एयरवेज से हो रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर देखेंगे तो वाटरवेज का जो योगदान है मात्रात्मक रूप से वो 98% और मूल्य के हिसाब से 68%, लेकिन एयरवेज का अगर देखते हैं तो मात्रा के हिसाब से 2% है। भाड़ा अधिक होने से उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ के मूल्यानुसार कितना हो जाता है? 32%। क्लियर? इस अंतर को समझ रहे हैं? अब देखिए साहब, हमारे देश में जो जल मार्ग हैं वो दो तरीके का है, एक इंटरनेशनल और एक नेशनल। तो इंटरनेशनल को संचालित करने के लिए कुल 13 बंदरगाह हमारे पास है और नेशनल को संचालित करने के लिए कुल कितना है? 200 छोटे या मध्यम बंदरगाह। अब देखिए यहां पर एक समझने वाली बात है कि जो 13 बड़े बंदरगाह हैं उस बंदरगाह से सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही नहीं होता है, बल्कि एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक देशीय व्यापार भी होता है। उदाहरण के लिए मद्रास बंदरगाह है या एर्नाकुलम बंदरगाह है और हमें सामान वहां से कलकत्ता लाना है, तो हम उसी बंदरगाह का प्रयोग, इंटरनेशनल बंदरगाह का प्रयोग अपने देश में सामान लाने के लिए भी करते हैं। तो कहने का अर्थ यह कि ये जो 13 बंदरगाह है वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों व्यापार की भूमिका निभाता है, लेकिन जो 200 छोटे और मध्यम बंदरगाह है ये केवल और केवल अंतर्देशीय व्यापार की भूमिका निभाते हैं। क्लियर? अब देखिए अगला टॉपिक है कि हम लोगों को 13 बंदरगाहों को देखना है, तो उसमें से कुछ विशेषताएं हैं जो आमतौर पे ऑब्जेक्टिवली आती हैं और वो काफी महत्वपूर्ण है। एक साथ आप सभी को मिलाकर पढ़ते हैं और ध्यान देते हैं तो हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो उसी क्रम में हर बंदरगाह के साथ हम 2 विशेषताओं को लेकर के चले, एक कैसा रूप है उसका और दूसरा क्या उसके साथ कुछ विशेषताएं जुड़ी हुई हैं, तो 2 डेटा होगा। और एक तीसरा रख लीजिए कि वो किस राज्य में है, तो राज्य तो आपको ऐसा ही याद हो जाएगा, हम बताते हुए चलते हैं। पहला हमने लिया है चेन्नई। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, यानी पहले नहीं था, इसको बाजाबते तौर पे बनाया। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग हिस्ट्री के बुक में पढ़े हैं एंग्लो कर्नाटका वार, उसमें हमने बताया था
कि वहां का एक राजा था अनवरुद्दीन, उससे लेकर करके अंग्रेजों ने एक फोर्ट बनाया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। और वो क्यों बनाया था? तो व्यापार के लिए। ये आपको हमने कब पढ़ा था? 1739 में फोर्ट सेंट जॉर्ज बना। यानी उसी वक्त जो है मद्रास से बंदरगाह जो है अंग्रेजों ने अपने लिए फ्रांसीसियों से लेकर के बनाया था। तो ये उसी समय कृत्रिम बंदरगाह के रूप में चलता है। इसकी विशेषता यह है कि बैक वक्त 12 पोत वेसल्स, यानी पोत वेसल्स का मतलब हुआ पानी वाला अंतरराष्ट्रीय जहाज, बड़ा बड़ा जहाज, तो 22 जहाज बैक वक्त इस पे रुक सकते, इसकी क्षमता है। अब यहां बहुत ज्यादा व्यापार होता था, तो इसके भार को कम करने के लिए एन्नोर, जो तमिलनाडु में ही है, वो एक दूसरा बंदरगाह बनाया गया। और ये जो बंदरगाह था ये प्राकृतिक था, नेचर में, ये नेचुरली बना हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन्नई कृत्रिम है, लेकिन उसी के बोझ को कम करने के लिए बनाया गया एन्नोर। तो ये जो है वो नेचुरल पोर्ट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद मुंबई पर आते हैं, तो ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। मैंने जितने भी बंदरगाह बने हैं उसमें आर्टिफिशियल मैन मेड जो है उसमें सबसे बड़ा है ये। और ये क्यों बना? तो ये 1672 में जो है अंग्रेजों ने सूरत के बंदरगाह के प्रतिस्थापक, सब्स्टिट्यूट के रूप में बनाया था कि हमें सूरत बंदरगाह का इस्तेमाल नहीं करें, हम उसके जगह पर मुंबई बंदरगाह का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जब मुंबई बंदरगाह बन गया तो आजादी के बाद जो है इसके बोझ को कम करने के लिए नवाहा शेवा बंदरगाह, जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, वो बनाया गया। और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह था, यह है, ठीक है। तो इतने बंदरगाहों का 4 का। 5वां कांडला बंदरगाह है। ये कांडला बंदरगाह भी प्राकृतिक बंदरगाह है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय का अर्थ समझते हैं? ज्वारीय का अर्थ ये हुआ कि हम लोग पढ़े हैं ज्वार भाटा, टाइड एंड एब। तो इस क्रम में हम बताए हैं कि 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आएगा। ज्वारों के बीच का जो समय होगा वो 12 घंटा 26 मिनट। और भाटा का जो अंतर होगा वो 6 घंटा 13 मिनट। ये हम आपको दोहरा इसलिए दे रहे हैं कि बहुत क्लिष्ट क्वेश्चंस था और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन पूर्व के क्लास में हो चुका था, तो आप समझ रहे हैं। तो ऐसे परिवेश में जब ज्वार आता है समुद्र में तो पानी का जल स्तर ऊंचा हो जाता है। और ऊंचा होता है तो उसी ऊंचाई, पानी की ऊंचाई से जहाज अंदर पोर्ट में इन कर जाता है। और फिर जब ज्वार उतर गया तो जहाज नीचे बैठ जाता है। अब वो दोबारा अगर उसको जाना होगा तो दूसरे ज्वार का इंतजार करेगा, और जब आएगा तो उसके साथ वो बह करके जाएगा। तो इस तरीके का जो बंदरगाह है, जो पानी के उभार से वो बंदरगाह के अंदर पहुंचता है, वो ज्वारीय है। ये भी ज्वारीय बंदरगाह ही है। आपको कलकत्ता वाला भी, यहाँ भी जो है वेट करना पड़ता है। तो इसकी विशेषता ये कांडला ज्वारीय है। ये क्यों बनाया गया था? तो ये 1947 में, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो आजादी से पहले कराची, माने इस जगह पर जो व्यापार का सबसे बड़ा बंदरगाह था वो कराची था। तो कराची चला गया कहाँ? पाकिस्तान में। तो उसकी कमी की पूर्ति के लिए कांडला को जहाज बनाया गया। यानी कांडला किसका प्रतिस्थापन कर रहा है, किसका सब्स्टिट्यूट बन रहा है? तो कराची बंदरगाह का। उसके बाद कोचीन। कांडला कहाँ? तो गुजरात में ही, आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। कोचीन, तो कोचीन केरल में है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है और इसकी विशेषता क्या है कि सबसे ज्यादा पोत का निर्माण यही होता है। हालांकि पोत का निर्माण मछलीपट्टनम में भी होता है, लेकिन उसकी तुलना में सबसे ज्यादा कहां होता है? कोचीन में। अब 2 कलकत्ता और हल्दिया जो है एक ही बंदरगाह है मान के हम चल रहे हैं। अगर कलकत्ता और हल्दिया को अलग कीजिएगा तो फिर संख्या में 14 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर मान के चला जा रहा है कलकत्ता और हल्दिया एक ही है। तो कलकत्ता एक नदीय बंदरगाह है और ज्वारीय बंदरगाह, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। इसके साथ विशेषता क्या जुड़ा हुआ है, तो ये एकमात्र ऐसा है जो दो विदेशी देशों को, दूसरे देशों को जो है वो अपने यहाँ से व्यापार करने की सुविधा देता है। उसमें दो देश कौन है, भूटान और नेपाल, क्योंकि ये दोनों लैंड लॉक कंट्री है, इनके पास कोई समुद्री सीमा नहीं है। इसलिए हमारे देश से एक समझौते के मुताबिक नेपाल और भूटान जो है कलकत्ते बंदरगाह से व्यापार करता है। हल्दिया बंदरगाह इसलिए बनाया गया कि जो कलकत्ता बंदरगाह था तो ये एक नदीय बंदरगाह है और नदी में गाद जम गया था, जिससे जहाजों का आवागमन सुगमता पूर्वक बहुत मुश्किल हो रहा था और जितना बोझ था उस बोझ को वो बंदरगाह वहन नहीं कर रहा था। तो ऐसे में हल्दिया बंदरगाह बनाया गया ताकि उसके बोझ को हल्का करे। जो अवसाद जम गए हैं, अवसाद जम जाने के कारण जो जहाज कम वहां आती है, तो बाकी बचे जहाजों को कहाँ भेजा जाता है, हल्दिया बंदरगाह। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो ईस्ट जोन में आता है वो सब हल्दिया बंदरगाह से आता है। मरमा गोवा ये एश्वरीय है, जुआरी नदी है उसमें बना हुआ है ये, ठीक है। और यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण है कि ईरान से लोहा जो है निर्यात किया जाता है। ईरान के पास लोहा नहीं तो भारत से जाता है, तो कहां से, तो ही मरमा गोवा से। न्यू मंगलूर की विशेषता ये है कि सबसे छोटा बंदरगाह है ये भारत का, और कुद्रेमुख से जो कर्नाटक का कुद्रेमुख है वहां से जो लौह अयस्क होता है उसका निर्यात दो देशों को किया जाता है, एक ईरान को और दूसरा जापान को। तो दोनों यहीं से होता है। और ये कहाँ है, तो कर्नाटक में। न्यू मंगलूर कहाँ है, कर्नाटक में। उसके बाद पारादीप, ये उड़ीसा में है, ये महानदी के डेल्टा में है और यहाँ से जापान को लोहे का निर्यात किया जाता है पारादीप से। अगला है न्यू तूतीकोरिन, ये प्राकृतिक है और तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन, हाँ, इसकी विशेषता ये है कि नौसैनिक अड्डा है। एक्चुअली में जो भारत की नौसेना है वो सब यही तूतीकोरिन से ही हैंडल होती है। उसके बाद विशाखापट्टनम, ये सारे बंदरगाहों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यस सर, हाँ। ठीक है। और ये सबसे गहरा बंदरगाह है। जितने बंदरगाह है गहरा आपको ये भी है, क्या बोलते हैं, पारादीप भी है, लेकिन पारादीप से भी गहरा कौन है, तो विशाखापट्टनम है। और एक विशेषता यह है कि बहुत ही आधुनिक है, सारे चीजें जो है मशीनीकृत यहाँ होता है विशाखापट्टनम। तो वास्तव में 12 ही थे हमारे यहाँ, लेकिन 1 जून 2010 ईस्वी को एक नया इंटरनेशनल पोर्ट खोला गया। वो कहाँ, पोर्ट ब्लेयर। तो इसलिए पूछा जाए कि सबसे नवीनतम जो पोर्ट है वो कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर। तो ये तो छात्रों इंटरनेशनल लेवल पे। अब जैसा हमने बताया कि देश के अंदर भी जलीय मार्ग हैं, हालांकि 1% मार्गों में उसका योगदान है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से तो इम्पोर्टेंस बन जाता है। तो देश के अंदर जो जलीय मार्ग का संचालन करता है वो भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण यानी इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। और इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है कि कहाँ है, तो हेडक्वार्टर बड़ा विचित्र जगह पर है, अगर नहीं बताया जाएगा तो आप गलत कर जाइएगा। वो है नोएडा। नोएडा कहाँ है, यूपी। गुड, ऐसा नहीं कि दिल्ली मार दीजिए। यूपी आमतौर पे लोग जो स्तरीय गैर स्तरीय पढ़ाई पढ़ते हैं वो मार करके चले आएंगे। तो एक्चुअली में ये जो भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण है, इंडियन इनलैंड वाटर अथॉरिटी है, ये कुल 6 राष्ट्रीय जल मार्ग का संचालन करता है। पहले तो 3 ही था, बढ़ गया है। उसमें पहले नंबर पर है ये 1, 2, 3, 4 जो है ये जल मार्ग है। जल मार्ग संख्या 1, जैसे रोडवेज है ना, नेशनल हाईवे 1, 2, 3, 4, तो उसी ढंग से जल मार्ग संख्या 1, 2। तो 1 किसको बोलते हैं, इलाहाबाद से हल्दिया जो गंगा नदी है उस पर है। ये सबसे लंबा है, 1620 किलोमीटर लंबाई में भी पहले नंबर पर है। नेशनल हाईवे भी पहला है और लंबाई भी पहला है।
और दूसरे नंबर पर जो लंबाई में है वो नेशनल हाईवे जो 4 है वो 1095 किलोमीटर है। ये कहाँ? तो गोदावरी नदी पर है, भद्राचल से राजमुंद्री तक। राजामुंड्री यानी कहाँ? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, yes। ठीक है। राजामुंड्री। और उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन है? तो जो नेशनल हाईवे 2 है, सादिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो ये लंबाई में क्या हो जाएगा? तो तीसरे नंबर पर हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद चौथे नंबर पर है कौन? तो पांचवा जो हाईवे वाटरवेज है वो 623 किलोमीटर, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर तलचर से लेकर के धामरा तक है। अब उसके बाद कौन हो जाएगा? तो तीसरा नंबर पर कोट्टायम से कोल्लम तक, ये केरल में है। और ये नदी में नहीं, ये नहर है, पश्चिमी नहर केरल में बहती है। तो उसी को नेशनल वाटरवेज 3 घोषित किया गया है। और ये क्रम के हिसाब से अगर देखिएगा तो ये चौथा, ये 5वां नंबर पर हो जाएगा। और लखीमपुर से सिलचर जो बराक नदी, बराक वो नदी है जो त्रिपुरा से निकलती है। ठीक है। और फिर बांग्लादेश में घुस जाती है। तो उस नदी पर जो है लखीमपुर से सिलचर के बीच में जो वाटरवेज है वो हमारा छठा, ये लखीमपुर से सिलचर तक। सिलचर आसाम में है, तो वहां तक ये जाती है। तो ये था छात्रों हमारा जो है वो अंतर्देशीय व्यापारिक मार्ग। अब एक मार्ग और बच गया है और वो है वायु मार्ग, हवाई मार्ग। उसको हम लोग कल के क्लास में, अगले क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।